नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SCT एकेडमी पर। आज जो हम लोग पेपर करेंगे वो पेपर है आपका 3 जनवरी 2022 का। इसमें हम लोग अभी EVS और हिंदी का डिस्कशन करेंगे। CDP और मैथ का जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लेंगे। तो जिनका भी एग्जाम था 3 जनवरी को वो लोग अपना अपना सेट खोल करके बैठेंगे और आंसर का मिलान करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि सभी संबंधित अभ्यर्थियों को फ़ायदा हो सके। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न पे, EVS पे। ये रहा आपका EVS का पहला प्रश्न। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। पहला प्रश्न है आपका, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट लिया गया है वन एक्ट के अधिकार 2007 से, भारतीय वन संशोधन एक्ट 2019 से, राष्ट्रीय वन नीति 1988 से, भारतीय वन एक्ट 1927 से। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वन एक्ट के अधिकार 2007 से। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती है। निम्न में से कौन सा इसी बात को प्रस्तावित करता है? पहला ऑप्शन है, शिक्षक पाठ्य वस्तु पढ़ता है, श्यामपट्ट पर प्रश्न एवं उत्तर लिखता है और विद्यार्थियों से उन्हें लिखने को कहता है। नेक्स्ट है, कक्षा की गतिविधियों को शिक्षक नियंत्रित करता है तथा उसमें शिक्षार्थियों की भागीदारी कम से कम होती है। अगला है, शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वे अवलोकन करें, खोज अन्वेषण करें, प्रश्न करें। देखिए सारा का सारा पॉजिटिव टैगवर्ड आपका इसमें है। अवलोकन करें, खोज अन्वेषण करें, प्रश्न करें, प्रयोग करें तथा विभिन्न प्रत्ययों की समझ विकसित करें। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में उपयोग होता है फीता कृमि का, जोंक का, केंचुए, अंकुश कृमि, हुकवर्म का। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केंचुए। वर्मी को कंपोस्टिंग में केंचुए का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। EVS के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है? किसी दूर दराज व परिचित स्थान पर जाना, किसी नजदीक स्थान पर जाना, अपनी पसंद की किसी जगह पर जाना, पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि किया क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नजदीक किसी स्थान पर जाना। बिल्कुल आपका सही और आंसर है ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगले प्रश्न को। सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? बिल्कुल आसान सा प्रश्न, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं अगले प्रश्न को। पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है कहलाती है ड्रिप सिंचाई, माइक्रो सिंचाई, फेमटो सिंचाई, नैनो सिंचाई। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ड्रिप सिंचाई। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, एक EVS की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना। सारा का सारा पॉजिटिव टैगवर्ड्स आपको पहले प्रश्न ऑप्शन में ही है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थियों को पशु का उपथीम पढ़ाना है। निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? विद्यार्थियों से कहें कि वे जानवरों की सूची बनाएं, विविध प्रकार के जानवरों के रंगीन चित्र दिखाकर जानवरों के बारे में समझ विकसित करना, विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रत्यक्ष अनुभव देना। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? आप लोग को पता है इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, घटपर्णी का पौधा जो मेघालय में पाया जाता है। चलते हैं आगे। विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है? प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र दिखाना, पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना,
पक्षियों की प्रजाति संबंधित पुस्तकें व लेख पढ़ने के लिए देना, विलुप्त पक्षियों पर विभिन्न वार्ता व भाषण देना। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना। देखते हैं अगले प्रश्न को। पश्मीना ऊन किन जानवर से मिलती है? ऊंट, बकरी, अल्पेका, भेड़। पश्मीना ऊन आपका बकरी से मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है? सल्क, कसक, विषदंत, कृंतक, छेदक। सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है विषदंत। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार डैश शोध करने के लिए मिला? डेंगू मच्छर से फैलता है, चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है, प्लेग पिस्सुओं से फैलता है, मलेरिया मच्छर से फैलता है। तो मलेरिया के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे की दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है? तो गिलहरी और चूहे का बढ़ते रहता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन में है गिलहरी, सही ऑप्शन हो जाएगा 4। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के विषय मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा? उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना, उनसे उनके आस पड़ोस का रेखाचित्र बनाने को कहना, उनसे अपने घर का रेखाचित्र बनाने को कहना, उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाने को कहना। देखिए यहाँ पे तीसरे कक्षा का बच्चा है, उससे ज़्यादा भारी काम होगा नहीं, सबसे आसान होगा उसके लिए उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना। चलते हैं आगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी का सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं पहचानिए। केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, बिल्कुल सही है। नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है, यह भी सही है। नर मक्खी कुछ काम धंधा नहीं करता है। सभी मादा मक्खी अंडे देती है, गलत है ये आपका। सभी मक्खी अंडे नहीं देती है। कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है, बिल्कुल सही है। आपका ए, बी और डी सही है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका सही उत्तर, ए, बी और डी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है? जांच आधारित विधि, चौक एवं टॉक विधि, जग एवं मग पद्धति, व्याख्यान विधि। देखिए प्राथमिक कक्षाओं के लिए सबसे सही हो जाएगा आपका चौक एवं टॉक विधि, बातचीत करेंगे बच्चे के साथ। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? करेत आपका जहरीला है, भारतीय सैल अजगर ये आपका जहरीला नहीं है, नेगेटिव ढूंढना था। दुबोइया भी जहरीला है, अफाई भी जहरीला है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2, भारतीय सैल अजगर यह जहरीला नहीं होता है। चलते हैं आगे। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधा मानी जाती है। कौन सा कारण नाटक चुनने के लिए सबसे उचित है? पारंपरिक नाटकीय विधाएं बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल है, सही है आपका। बी बोल रहा है पारस्परिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं, यह भी सही है। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और बी। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं? तो मच्छर से फैलने वाले रोग मलेरिया है, निमोनिया आपका मच्छर से नहीं फैलता है, डेंगू है, चिकनगुनिया है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, सी और डी। देखते हैं ऑप्शन में ए, सी और डी। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। यह संयुक्त परिवार एवं उनके संबंधों के बारे में है। यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है। यह केवल निकट परिवार के सदस्यों के बारे में है। यह केवल दादा दादी नाना नानी के बारे में तथा परिवार के अन्य सदस्यों से उनके आपसी संबंधों के बारे में है। देखिए वंश वृक्ष जो होता है वो आपका वंशावली होता है।
यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है, जिसको हम लोग वंशावली कहते हैं। चलते हैं आगे। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझने में सहायता करते हैं। नीचे लिखी वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, सीधा उत्तर पे चलते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर 4, 6 4 5 2 3 1। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में, पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों की व्याख्या करने में, पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों के प्रति प्रतिक्रिया देने में, पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों को याद करने में। तो आपका सही उत्तर होगा सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में, ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं अगले प्रश्न को। झूम खेती है, जैव खेती, रासायनिक खाद का सीमित उपयोग, काट एवं दग्ध खेती, कीटनाशकों का सीमित उपयोग। झूम खेती आपका यही है, काट एवं दग्ध खेती, जिसको हम लोग कर्तन एवं दहन पद्धति कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर है। देखते हैं आगे। ईवीएस में आकलन का संकेतक है कथन देना, गलत है आपका। सूची बनाना, यह भी नहीं होगा। स्मरण करना, यह भी नहीं होगा। सही उत्तर हो जाएगा आपका चर्चा करना। चलते हैं आगे हम लोग। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहते हैं। निम्न में से कौन सा उसके प्रयास को सबसे ज्यादा स्पष्ट करेगा? खेलों से संबंधित मूल्यों का विकास, व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने की क्षमता का विकास, खेलों से संबंधित नियम की समझ का विकास, कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना। तो यहाँ पे प्रश्न में आपका उसके अनुभव साझा करने को कहते हैं, उसके अनुभव साझा करने को कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने की क्षमता का विकास। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है। उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करें। उसके शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है? उसे अतिरिक्त समय देना, उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना, उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व देना, उसे अधिक स्नेह देना। होनहार बच्चे के लिए हमको उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। देखते हैं आगे। इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है? सामाजिक विज्ञान के मुद्दे और सरोकार, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार। बार बार यह प्रश्न आपका आ रहा है, यही हो जाएगा आपका सही, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। चलते हैं आगे। वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना क्या कहलाता है? वर्षा के पानी को इकट्ठा करना, वर्षा के पानी का संचयन, वर्षा के पानी को पंप करना, वर्षा का उत्खनन। संचित करना आपका वर्षा के पानी का संचयन कहलाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से फैलती है। NO2, SO2, CO2, CO। आपका सही उत्तर हो जाएगा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। इस प्रकार हमारा EVS हो चुका है। आगे देखते हैं हम लोग हिंदी सेक्शन को। हिंदी का आपका ये गद्यांश है, इसको नहीं पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ करके मिलाइएगा आराम से। प्रश्न पे आते हैं हम लोग सीधे। पहला प्रश्न है, विजातीय का विलोम शब्द है जातीय, सजातीय, गैर जातीय, विशिष्ट जातीय। आपका सही उत्तर हो जाएगा विलोम सजातीय। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, रोगों के लौटने की संभावना कब कम हो जाती है? जब उपवास रखते हैं, जब मनपसंद भोजन करते हैं, जब बिना भूख के भोजन करते हैं, जब बिना भूख के भोजन ना किया जाए। जब गद्यांश पढ़ेंगे तो आसानी से उत्तर आपको मिल जाएगा, जब बिना भूख के भोजन ना किए जाए। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है,
शारीरिक और मानसिक शुद्धता से क्या प्राप्त होता है? रोगों से लड़ने की शक्ति, ईश्वर की प्राप्ति, तीव्र भूख लगती है, विजातीय पदार्थ शरीर से निकल जाते हैं। इसका सही उत्तर है आपका रोगों से लड़ने की शक्ति, ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, बदलते मौसम का प्रभाव किस पर पड़ता है? स्वास्थ्य पर, धार्मिक विधि विधान पर, केवल पाचन शक्ति पर, हृदय पर? तो बदलते मौसम का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है, स्वास्थ्य पर, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गलत खाद्य पदार्थ ही विजातीय द्रव्य यानी विष का काम करते हैं। यहाँ गलत खाद्य पदार्थ से क्या तात्पर्य है? जो पदार्थ खाने योग्य नहीं होते हैं, जो पदार्थ शरीर को हानि पहुंचाते हैं, जो पदार्थ खाने योग्य होते हैं, जो पदार्थ शरीर को लाभ पहुंचाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो पदार्थ शरीर को हानि पहुंचाते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। दूषित में कौन सा प्रत्यय है? दूषित में आपका प्रत्यय हो जाएगा इत प्रत्यय, दूसरा आपका सही उत्तर हो जाएगा। उपवास का संबंध किससे है? केवल धार्मिक अनुष्ठानों से, केवल स्वास्थ्य से, धार्मिक अनुष्ठानों तथा स्वास्थ्य दोनों से, रीति रिवाजों से? तो उपवास का संबंध आपका धार्मिक अनुष्ठान से भी है और स्वास्थ्य से भी है, दोनों से है। सही उत्तर है आपका 3। चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उपवास के दौरान शरीर के पाचन संस्थान को पूर्ण विश्राम मिलता है। रेखांकित वाक्यांश से क्या तात्पर्य है? विश्राम आपका रेखांकित शब्द है। पाचन अंगों को थोड़ा आराम मिल जाता है। पाचन अंगों को थोड़ा आराम मिल जाता है। पाचन अंग निष्क्रिय हो जाते हैं। पाचन अंगों को पूरी तरह आराम मिल जाता है। पाचन अंग अति सक्रिय हो जाते हैं। पूर्ण विश्राम है तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पाचन अंगों को पूरी तरह आराम मिल जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण का उदाहरण है? अजगर, आहार, अमृत, असली। विशेषण आपका है इसमें असली। चलते हैं अगले प्रश्न पे। गद्यांश खत्म है आपका। अगला प्रश्न पद्यांश से है, कवि के दोस्त कहाँ रहते हैं? कवि के दोस्त जम्मू में रहते हैं। गद्यांश पद्यांश पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न है, कविता में किसका स्वर प्रमुखता से सुना जा सकता है? किसी दूसरे के घर में होने की पीड़ा का, घर के अस्त व्यस्त होने की पीड़ा का, घर वापसी ना होने की पीड़ा का, बार बार स्थानांतरण होने की पीड़ा का? आपका सही उत्तर है बार बार स्थानांतरण होने की पीड़ा का, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, बुरी तरह भीगा हुआ से तात्पर्य है? चिट्ठी बारिश में भीग गई थी, चिट्ठी में विस्थापन का दर्द लिखा था, चिट्ठी ओस में गीली हो गई थी, चिट्ठी पानी में भीग गई थी? आपका सही उत्तर होगा चिट्ठी में विस्थापन का दर्द लिखा था। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कुछ कुछ शब्द युग्म है, निरर्थक शब्द युग्म, पुनरुक्त शब्द युग्म, सार्थक शब्द युग्म, साधारण शब्द युग्म? तो कुछ कुछ जो है वो आपका पुनरुक्त शब्द युग्म है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, कविता में किस आदत की बात कही गई है? परिवार के साथ पहाड़ों पर घूमने की, दोस्तों के साथ सैर करने की, प्रतिदिन पत्र लिखने की, पते विशेष पर पत्र लिखने की? तो कविता में जो आदत की बात कही गई है वो ये है पते विशेष पर पत्र लिखने की। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका, आदतों को बदल देना कठिन क्यों है? आदतों का प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ता, आदतों के कारण सारे कार्य शीघ्र होते हैं, आदतें व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा होती है, आदतों को कभी बदला नहीं जाता। तो आदतों को बदल देना कठिन क्यों है? इसका सही उत्तर है आदतें व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा होती है, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं आगे प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका शिक्षण से है, गद्यांश पद्यांश हो चुका है। ट्रांसलैंग्वेजिंग से क्या तात्पर्य है? पारंपरिक रूप से परिभाषित भाषा की सीमाओं को पुनर्वलन करना,
पारंपरिक सांस्कृतिक रूप से परिभाषित भाषा की सीमाओं को चुनौती देना, विभिन्न भाषाओं को एक पृथक व्यवस्था के रूप में देखना द्विभाषावाद के लिए नई शब्दावली है। तो ट्रांसलैंग्वेजिंग आपका द्विभाषावाद के लिए एक नई शब्दावली है। देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, मेरी कक्षा में सदफ नामक विद्यार्थी है। उसने कहीं से अच्छा और हुम जैसे शब्द सुने और उनके बारे में जानना चाहती है। पाठ्यक्रम की पुस्तक में इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे मित्र को बुलाना चाहिए जो अच्छी तरह से हिंदी बोल लेती हो। बोली जाने वाली भाषा के प्रामाणिक प्रयोग के उदाहरण ढूंढने चाहिए। व्याकरण की पुस्तकों में इस तरह के प्रयोगों को ढूंढना चाहिए। शब्दकोश देखना चाहिए। तो देखिए इसका जो सबसे सही उत्तर है वो है आपका बोली जाने वाली भाषा के प्रामाणिक प्रयोग के उदाहरण ढूंढने चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से व्याकरण के पाठ का चरण नहीं है? विद्यार्थी उस पाठन सामग्री को पढ़ते हैं जिसमें लक्ष्य शब्द या उसकी आकृति है। विद्यार्थी पठन सामग्री में लक्ष्य शब्द चिन्हित करते हैं। अध्यापक व्याकरण के बिंदुओं के अभ्यास के लिए नियंत्रित और स्वच्छंद परिवेश देती है। भाषा एक पठन सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है जिसका विद्यार्थी अभ्यास कर सके। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कक्षा में अध्यापक की भाषा के सही उदाहरण की पहचान करिए। तब बहुत से मिलकर बातचीत कर रहे थे। खुशनुमा कक्षा। समूह 1 के द्वारा समर्थित विचार दिमाग उड़ा देने वाला है। बोलना बंद करो नहीं तो बाद में तुम पछताओगे। तुम्हारे लिए बोलना अच्छा नहीं है। कृपया समूहों में बैठिए और यह जो चित्र आपको दिया गया है इस पर एक अनुच्छेद लिखिए। सबसे सही उदाहरण आपका यही है, कृपया समूहों में बैठिए। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षा में रचनात्मकता से क्या तात्पर्य है? ऐसी कक्षाई गतिविधि जो नवाचारी है और जिसमें बहुत कुछ करने की संभावना है। कुछ नया करने के लिए असंबद्ध घटकों को एक साथ लाना। नेक्स्ट है, शिक्षण की नवीन विधियों को प्रयोग करने वाली कक्षाई गतिविधियां। लास्ट ऑप्शन है, कक्षा में ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का प्रयोग संभव है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऐसी कक्षाई गतिविधि जो नवाचारी है जिसमें बहुत कुछ करने की संभावना है। देखते हैं अगले प्रश्न को। परिणामतः, इसलिए, इससे आगे और हालांकि किसके उदाहरण है? ये सब संबद्धता के उदाहरण है। इससे वाक्यों के साथ संबंध जुड़ते हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, नोम चॉम्स्की के इस विचार पर ध्यान दीजिए, इस वाक्य पर ध्यान दीजिए। रंग रहित हरे विचार शांतिपूर्वक सोते हैं। यह किस तरह के वाक्य का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है, व्याकरणिक दृष्टि से सही है पर पसंद नापसंद व्यक्त करता है। व्याकरणिक दृष्टि से सही बनावट है पर अर्थ की दृष्टि से सही नहीं है। शब्द के प्रयोग की दृष्टि से सही है पर ध्वन्यात्मक रूप से गलत है। व्याकरण मूलक है पर तार्किकता की दृष्टि से सही नहीं है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, व्याकरणिक दृष्टि से सही बनावट है पर अर्थ की दृष्टि से सही नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ रंग रहित की बात हो रही है और फिर यहाँ पे हरे की बात हो रही है। तो यह व्याकरणिक दृष्टि से सही है पर अर्थ की दृष्टि से सही नहीं है। देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? मुद्रित समृद्ध परिवेश बिल्कुल होगा, ध्वनिक ये भी होगा, ध्वनि विज्ञान ये भी होगा, डिसलेक्सिया ये अवधारणा नहीं है, यह एक विकार है। चलते हैं आगे। नहीं है तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है। देखते हैं अगले प्रश्न को। माध्यमिक स्तर पर भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश क्या है? शिक्षार्थी के स्तर से थोड़ा सा ऊंचे स्तर की प्रामाणिक पाठ्य सामग्री, विजय तेंदुलकर के किसी नाटक का सार संक्षेप, शिक्षार्थी के स्तर से थोड़ा सा नीचे के स्तर का प्रामाणिक पाठ्य सामग्री, शिक्षार्थियों के व्याकरणिक ज्ञान की अपनी समझ के आधार पर अध्यापक द्वारा विकसित कहानी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, स्टीफन क्रैसन के अनुसार यदि एक शिक्षार्थी
देखिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, फिर भी हम लोग ऑप्शन नंबर 3 के साथ चल रहे हैं। आप लोग अपने स्तर से भी इस प्रश्न को देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। वासपैक शब्द संबंधित है किस प्रकार से कोई जांच परीक्षण कक्षा की शिक्षण सामग्री को प्रभावित करता है, शिक्षार्थियों की परीक्षाओं की तैयारी को प्रभावित करता है, शिक्षार्थी के समूचे जीवन पर प्रभाव डालता है, भाषा विकास पर प्रभाव डालता है। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, भाषा विकास पर प्रभाव डालता है। अगला प्रश्न है, विविध संदर्भों में स्वाभाविक विमर्श में शामिल किया हुआ संग्रह क्या है? पाठ्य पुस्तकों का संग्रह, पाठ्य सामग्रियों का बड़ा सा संग्रह और आंकड़ों का आधार, लेखों का विशाल संग्रह, व्याकरणिक वाक्यों का संग्रह। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका पाठ्य पुस्तकों का संग्रह, उत्तर 1। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन के बारे में क्या सही है? सचेत और सुविचारित है, स्वाभाविक और सुविचारित है, स्वाभाविक और अवचेतन है, भाषा प्रक्रिया है। तो पता है आप लोग को भाषा अर्जन जो है वो स्वाभाविक और अवचेतन है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, बहुभाषिकता हमारे मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है और हमारे संज्ञानात्मक कौशलों को समृद्ध करती है। द्विभाषावाद का यह परिप्रेक्ष्य 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय के दौरान द्विभाषा के प्रति विकसित दृष्टिकोण से सर्वथा भिन्न है। शुरुआती दौर में दूसरी भाषा को किस रूप में जाना जाता था? एक प्रेरणात्मक घटक के रूप में, हस्तक्षेप बाधा के रूप में। तो शुरुआती दौर में द्विभाषा को बाधा के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं, भारत में अंग्रेजी की भाषा के संदर्भ में क्या सही है? यह भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं में से एक है। नहीं है अंग्रेजी उसमें। यह भारत संघ की सहकार्यालयी भाषा है। बिल्कुल सही है, यह भारत संघ की सहकार्यालयी भाषा है। इस प्रकार आपका ईवीएस और हिंदी का भी डिस्कशन हो गया। सीडीपी और मैथ का डिस्कशन पहले ही हो चुका है। तो अब तक 16 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उस सभी का सीडीपी, मैथ, ईवीएस और हिंदी सभी का वीडियो उपलब्ध करवा दिया गया है। संस्कृत भी बारी बारी से करवाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।